नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में बात आज खादी खाकी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, मामला कन्नौज का है। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की बदसलूकी का बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। दरअसल यहां पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई है और आपको बता दें कि अपहरण की शिकायत पर कन्नौज पहुंची उन्नाव पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा था और इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी घेर कर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की और मारपीट में चौकी प्रभारी समेत 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। मामला शुक्रवार की देर रात का करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। चर्चा है कि उन्नाव पुलिस अपहरण की सूचना पर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए आई थी और पुलिस ने सदर कोतवाली के सराय मीरा क्षेत्र स्थित एक जिम में छापा मारा गया और यहां से अपहरण किए गए युवक और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस वापस जा रही थी। हालांकि उन्नाव पुलिस आरोपियों को लेकर वापस लौट गई थी और आरोपी के मौके पर नहीं मिलने पर जमकर उत्पात मचाया गया। बताया जा रहा है कि उन्नाव से एक युवक की अपहरण होने की सूचना मिली थी और इस पर उन्नाव के औरास थाना की पुलिस ने कन्नौज शहर में छापेमारी की। पुलिस ने सराय मीरा चौकी क्षेत्र स्थित एक जिम में छापा मारकर जो अपहरण हुआ था शख्स उसे सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्नाव पुलिस मंडी चौकी पुलिस को जानकारी देकर सभी को वापस ले जा रही थी। तभी भाजपाइयों ने उनको छुड़ाने के लिए चौकी को घेर लिया है। मंडी चौकी की पुलिस के साथ मारपीट कर दी गई। रात में सभी का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही सौरिक, तालग्राम, ठठिया समेत कई थानों की पुलिस और एएसपी, कोतवाली प्रभारी, स्वाट टीम, एक प्लाटून पीएससी और करीब चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच गए। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सत्ता की हनक में चूर बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस वालों की जमकर धुनाई कर देते हैं और इस घटना के आने के बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दर्शकों की राय भी साझा करेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अनिल शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं राज शर्मा जी, क्योंकि आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमारे साथ मौजूद है। राज शर्मा जी, ये जो घटना कन्नौज की सामने आ रही है, अपहरण का ये पूरा मामला है, इसमें जो बरामदगी भी हो जाती है शख्स की और इसके बाद मारपीट, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा और किसका। जब सरकार में सारी सरकार इनकी है, ये आज से नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा वो हो रहा है कि पुलिस को मार रहे हैं, ये तो पूरी देश की जनता को मारने में लगे। उधर दिल्ली में लड़की बेचारी बैठी हुई है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो एक बात ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में और केंद्र में जिस तरह से देश की और प्रदेश की जनता ने प्यार से चुना था, ये उसके बदले में ये तिरस्कार क्यों दे रही है? क्या इनकी अंतरात्मा मर चुकी है? क्या इन लोगों के अंदर जरा भी, इनकी आंखों के अंदर शर्म नहीं रही? क्या इनकी आंखों के आंसू सूख गए? अब ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं सोनी जी एक बात कहूं, अगर वर्दी में किसी ने वर्दी वाले को हाथ छोड़ दिया तो समझ लीजिए वो अशोक की लाट है। वो वर्दी अशोक की लाट है जो हमारे देश का स्तंभ है। अगर ये उसको नहीं छोड़ रहे तो ये मेरे जैसे साधारण आदमियों को तो पता नहीं क्या कर दें। तो इसमें तो सबसे बड़ी बात है नैतिकता के आधार पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जो मिनिस्टर हैं, इनके उप मुख्यमंत्री भी बहुत बोलते हैं, ब्रजेश पाठक साहब, तो क्या वो कोई बयान दे रहे हैं? क्या उन्होंने पुलिस से कहा कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, इसे लॉकअप में डालो? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनका सारा अमला, मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं, इनका सारा अमला एक चीज में लगा रहता है, इलेक्शन लड़ो,
इलेक्शन के मूड में। जैसे एक नशेड़ी शराब चाहता है हमेशा कि उसे नशा मिलता रहे, स्मैकिया को नशा मिलता रहे, वैसी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन का नशा है। और ये उस नशे से इतनी चूर है कि इसे देश की जनता, सिविल ड्रेस तो छोड़िए, सिविल ड्रेस छोड़िए, ये उन लोगों को मार रहे हैं जो लोग इन्हीं की रक्षा कर रहे हैं, मेरे जैसे साधारण इंसान की रक्षा करते हैं। तो मैं एक ही बात कह सकता हूं सोनी जी कि शर्म की बात है और भारतीय जनता पार्टी के कंसर्न मिनिस्टर को कम से कम इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि एक जो नैतिकता का आधार आजादी से चल पाया वो हमारा बरकरार रहे। यहां तो आज भी मैं देख रहा था जी, हालांकि क्षमा चाह रहा हूं, मुझे सबसे पहले केरल पे हादसे में जो लोग मरे उनके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए, जो घायल हुए मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन आज भी इनके रेलवे मिनिस्टर फोटो खिंचाने में, रेल के डिब्बे से नीचे ये फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं आज भी। तो ये फोटोजेनिक खत्म करें, इस देश को फोटो खिंचा खिंचा के बर्बाद करने से अपने आप को। बिल्कुल राज शर्मा जी, सवाल बेहद अहम उठाए हैं आपने, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये नैतिकता का कौन सा आधार है भाई, और अगर कानून बना है तो इसे आम और खास में डिवाइड क्यों कर दिया जाता है? अगर इस तरीके से सत्ता की हनक क्या ऐसी भी होती है कि आप, ये पूरा मामला जो सामने आ रहा है इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और इसके बाद आप सत्ता की हनक दिखा रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि बीजेपी के गेस्ट को जोड़ा जाए, क्योंकि इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है प्रतिक्रिया और जवाबदेही भी बनती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शुक्ला जी, वारसी जी जुड़े हुए हैं। वारसी जी, इस बात का जवाब चाहेंगे, हालांकि कई सवाल खड़े किए हैं राज शर्मा जी ने, लेकिन सवाल मैं भी ये पूछ रही हूं कि सत्ता की हनक आखिर ऐसी क्यों? अनम्यूट करिएगा। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? आप सुन पा रहे हैं वारसी जी? चलिए, आपका रुख करेंगे वारसी जी। मुझे लग रहा है आप सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही आपकी बनती है। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, कन्नौज से अभय कटियार जुड़े हुए हैं। अभय, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या है पूरा मामला, एक बार फिर से बताइएगा दर्शकों को। अनम्यूट करिएगा। जी, आपको बता दें कि कन्नौज में जो कल बीती रात जो उपद्रव किया गया भाजपाइयों द्वारा, उसका परिणाम यह है कि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनका रात्र में ही उपचार कराया गया है, मेडिकल हुआ है। और आज सुबह पुलिस कर्मियों ने जब अपनी डट गए हैं कि नहीं कार्रवाई चाहिए, तब पुलिस के आला अधिकारियों ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। जी, और कन्नौज के जो सांसद हैं उनका ये पहला ही मामला नहीं है। इससे पहले उन्होंने तहसीलदार के साथ भी मारपीट की थी, मगर सत्ता में होने के कारण वो उस मुकदमे से बच गए थे। मतलब इससे पहले भी इस तरीके का घटनाक्रम रहा है, लेकिन सत्ता की हनक के आगे बेबस प्रशासनिक अमले ने कोई कार्रवाई नहीं की, और आज भी मुझे लगता है ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पर। अब है देखा जाए तो इस मामले को लेकर क्या कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है, या महज बस इसे एक दरकिनार किया जा रहा है, इस मामले में लीपापोती की जा रही है? और आखिर क्यों ऐसा है कि जो सत्ताधारी हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, मारपीट करते हैं? अगर नॉर्मल इंसान, कोई आम इंसान अगर कोई शब्द भी बोल दे, अपशब्द भी बोल दे, तो कार्रवाई हो जाती है, गुनाह ना हो तब भी कार्रवाई हो जाती है प्रशासनिक अमले की तरफ से। अभय, चलिए, मुझे लग रहा है अभी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार वारसी जी का रुख करना चाहेंगे। चलिए, नेटवर्क इशू की वजह से मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राज शर्मा जी, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि कुछ तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो एक आम
जनता की अगर बात करें, जो कानून बनाया गया, मुझे लगता है कानून चाहे आम हो चाहे खास हो, सभी के लिए बराबर होता है, एक जैसा होता है, और कानूनी जो कार्रवाई होती है वो भी सभी के लिए एक जैसी होती है। लेकिन यहां पर भेदभाव और पक्षपात की तस्वीर नजर आ रही है। मैं देखिए सोनी जी एक बात आपको बता दूं, जी, जब तक इस देश और प्रदेश की जनता धर्म से ऊपर उठकर राजनीति के लिए वोट देना नहीं शुरू करेगी, ये ऐसी दरिंदगी भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि उन्हें वोट तो मिल जाना है, वो हिंदू मुस्लिम जाट शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड ब्राह्मण बनिया करके वोट तो पाई लेगी, फिर उसे क्या करना है बताइए। जब घर के निठल्ले लड़के को यह पता हो कि मुझे रोटी मिलेगी, मुझे अच्छा कपड़ा मिलना लगेगा और मेरी बहन की शादी में सूट भी मिलेगा, वो किस बात के लिए कमाएगा। ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जैसा कि आपसे ये जो प्रवक्ता हैं, ये अगर नहीं जुड़ पा रहे तो मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूं ये भी शर्मिंदगी उठा रहे हैं। इनको शर्म तो आ रही है लेकिन सत्य के लालच में ये बोलते उल्टा। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस देश की जनता से, आपके चैनल से माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप धर्म से ऊपर उठकर किसी एक प्रचारक के नाम पे वोट देना बंद कर दीजिए। ये हाथ से होना बंद हो जाएंगे। जब तक मेरे जैसा व्यक्ति वोट सोच समझ कर नहीं देगा, तब तक ये दरिंगी होती रहेगी, खाकी पे हाथ उठते रहेंगे। और मैं एक और बात बता रहा हूं, अगर ये खाकी पे हाथ उठते रहेंगे तो आप बताइए साधारण इंसान जिसके पास कोई ताकत नहीं है उसको तो ये कुचल के रख देंगे, उसको तो सांस लेना भी दुर्लभ हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आज आप फिर कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ें और वो बताएं, इस देश को बताएं, इस प्रदेश को बताएं जिसने इतने प्यार से तुम्हारी सरकार बनाई थी। आज मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे, दो मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे, मिनिस्टर नहीं बोल रहा है। अगर कोई मिनिस्टर बोलेगा तो वो कांग्रेस की खिलाफत करेगा। आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो देख रहा था, उस पे उन्होंने कहा था कि नरसिम्हा राव जी ने मुझे फौरन भेजा था भारत का पक्ष रखने के लिए। इसे कहते हैं पक्ष और विपक्ष का मतभेद होने के बाद भी मनभेद नहीं होता है। जब ऊपर के नेता दूसरे विपक्षी दलों को जेल में डाल देते हैं, सोचते ही नहीं है जरा सी उसमें। अरे एक विधायक बनाने में जो विधायक लड़ता है उसका पैसा तो छोड़िए, वो तो छोटी चीज है, लेकिन मेरे जैसा 1 रुपया जो इनकम टैक्स भरता हूं, शायद मेरा भी पैसा 25 पैसे वहां लगते होंगे। जब देश की सरकार को यही चिंता नहीं है कि हम चुनाव पे चुनाव कराए जा रहे हैं बिना 6 महीने 4 महीने इंतजार करें, तो आप बताइए ना इस सरकार से आप क्या समझ सकती हैं, आपको क्या इससे हासिल होगा। ये आपका सोचने का विषय है, ये मेरा सोचने का विषय है। मैं अक्सर देखता हूं, बिल्कुल मामला सोचनीय है, इसीलिए इस मुद्दे को जनहित में उठाया गया है। और जब समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली खाकी ही जब इतना सत्ता के दबाव में इस तरीके से काम करेगी तो बड़ा सवाल है कि आम जो जनता है वो कैसे सुरक्षित रहेगी जब ये सत्ताधारी इस तरीके से अपने दबाव में अपने तरीके से काम करवाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाएंगे। और एक बार फिर से अभय कटियार का रुख कर लेते हैं। अभय, आपके पास आएंगे। विधायक जी के साथ हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, पूछिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनिल लोरे जी हमारे साथ हैं और आपको बताते हैं कि ये जो कन्नौज में जो पुलिस के साथ घटना हुई है उस पर विधायक जी का क्या कहना है। विधायक जी, ये जो घटना हुई है, पुलिस के साथ मारपीट हुई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हों या भारतीय जनता पार्टी से संरक्षित, क्या गुंडे या बदमाश कह सकते हैं उनको, उनके द्वारा जब पुलिस हो, तहसीलदार हो, वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं तो आम जनमानस उनसे अपने को सुरक्षित कैसे महसूस कर। कन्नौज सांसद बार बार कहते हैं कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है, उस पर क्या कहेंगे। देखिए, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, और खास तौर से कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा माफिया हो, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो शरीफ मानने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जबकि सच्चाई है, आज विपक्ष जिस तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहा है, अगर विपक्ष के लोग अपनी सही बात
आपके सामने, जनता के सामने रखने का प्रयास करते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है इस तरह से गुंडई की बदौलत। और जिस तरह से पुलिस पर रात में 3 बजे जिस तरह से अपराधी छुड़ाने को लेकर सांसद सुब्रत पाठक जी और उनके सहयोगी साथियों ने अनन्य घोर निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, उससे समाजवादी पार्टी उनकी भर्त्सना करती है और सरकार से मांग करती है कि सरकार निश्चित तौर पर दावे करती है कि अपराधी और माफिया इस प्रदेश में नहीं रहेंगे। जब उनके ही पार्टी के सांसद इस तरह से गुंडई और बदमाशी में आमादा होंगे तो उनके यहाँ कब बुलडोजर चलेगा, वो कब जेल भेजे जाएंगे, ये सरकार से हमारी मांग है, उन पर तुरंत कार्रवाई की बिल्कुल। जाए। अभय, ये भी पूछिए, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं और अगर आपकी सत्ता होगी तो क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे? क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि ऐसा माहौल नहीं रहेगा, सत्ताधारियों के दबाव में खाकी काम नहीं करेगी? विधायक जी ये पूछना चाह रहे हैं कि कन्नौज में अगर समाजवादी पार्टी का सांसद होता है या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या इस तरह की गुंडई समाजवादी पार्टी में नहीं की जाएगी? आज इस बार पहली बार ये सांसद चुने गए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी रहे यहाँ पे सांसद, डिंपल यादव जी सांसद रहे, माननीय नेताजी सांसद रहे, तमाम लोग, लोहिया जी यहाँ से सांसद रहे। कभी कोई ऐसा कृत्य सामने नहीं आया होगा जिससे कि समाजवादी पार्टी को, लोगों को शर्मसार होना पड़े। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बार बार कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं जिससे यहाँ समाज में उनकी किस तरह से, किस नीयत से लोग उनको देखने लगे हैं। और खासतौर से पुलिस पर और तहसीलदार पर जो इन्होंने अपराध किया, तहसीलदार के हाथों घर में घुसकर उसके बच्चों के सामने तहसीलदार के कपड़े फाड़ के मारपीट की गई थी, इतना निंदनीय था। और उसकी FIR लिखाई गई, लेकिन सरकार के दबाव में FIR पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुकदमा को खत्म कर दिया गया। आज भी पुलिस वालों के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई काम किया है उसमें भी FIR लिखी गई। अब हम देखते हैं सरकार अपराधियों का साथ देती है या पुलिस जो न्याय करने जा रही थी उसका साथ देती है। निश्चित तौर पर FIR लिखी गई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि विधायक जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है या कन्नौज से समाजवादी पार्टी का सांसद होता है तो इस तरह की गुंडई नहीं की जाएगी। चलिए, हालांकि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनसे बातचीत हमारे संवाददाता अभय कटियार कर रहे थे। अभय, आपका वापस रुख करेंगे। एक बार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जो है अराजकताओं गुंडों का अड्डा बन चुका है, यह मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ जी। मैं इन लोगों से अपील करता हूँ, पुलिस वालों से, कि पुलिस वाले सब कंट्रीब्यूशन करके चंदा करें, लखनऊ हाई कोर्ट चले जाएं, नजदीक पड़ेगा, वहाँ क्रिमिनल का अच्छा वकील करके इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करावें और वहां से ऑर्डर होने के बाद ही कार्रवाई होगी। ये लीपापोती कर देंगे, ये नेता कुछ होने नहीं देंगे, इनको न्याय कतई नहीं मिलेगा। इनको तुरंत हाई कोर्ट के जाना चाहिए और अपनी FIR की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट लेकर के वहां जाकर के उनसे कहें कि हमारी कार्रवाई सुनिश्चित हो, हमें जो मारा गया है हमको न्याय मिले। वो वहां का जो चीफ जस्टिस है वो आपको न्याय देगा और वहां से ऑर्डर आएगा, DM SP सबका बयान दर्ज होगा और ये कार्रवाई इस पर निश्चय होगी, अन्यथा इस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये बात पक्की है क्योंकि ये बहुत बड़ा गिरोह है इनका, तिरवा कन्नौज में सब गुंडे बदमाश हो, जो अराजक तत्व वकीलों के रूप में हैं, कुछ किसी रूप में हैं, तहसीलदार को मारते हैं, SDM को मारते हैं, आयोडीन ट्रांसफर करा देते हैं और ये SP और DM तक का ट्रांसफर करा देंगे। इसलिए तुरंत हाई कोर्ट। शुक्रिया गिरीश जी राय साझा करने के लिए। चंद्र प्रकाश दर्शक जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ वो दुखद हुआ और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक महिला अधिकारी थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो एक महिला अधिकारी थी जिसका नाम था दुर्गा शक्ति नागपाल। किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दी थी अखिलेश यादव ने और लास्ट में क्या हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरवीन करके और उस मामले को रफा दफा किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता की हनक जो राज शर्मा बोल रहे थे बीजेपी के खिलाफ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो एक रिटायर्ड रेल कर्मचारी। चलिए, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है तो एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या ये सही है? पहले निंदा कर चुका हूँ इस बात की। बिल्कुल। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ मैडम, मेरी बात सुनो, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ
कि लाल किले में 400 पुलिस कर्मचारियों ने किस प्रकार से जान बचाई थी। आपके टीवी चैनल के से माध्यम से विजुअल आए थे पूरे राष्ट्र को। वहाँ किस प्रकार से उन्होंने कूद कूद करके नहर में और अपने प्राणों की रक्षा करी थी। हम सब पुलिस के ऊपर दोषारोपण करें, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करें, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आज तस्वीर दूसरी है। हम बात कर रहे हैं सत्ताधारी के खिलाफ, जिन्होंने खादी ने खाकी को इस तरीके से पीटा। ये अधिकार किसने दिया? मतलब सत्ता की हनक इतनी ज्यादा है कि आप इस तरीके से बदसलूकी करोगे वर्दीधारियों के साथ। इस बात को लेकर आज जनहित में यह मुद्दा उठाकर हम चर्चा करने बैठे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद से दर्शक संजय जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। संजय, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा इन नेताजी महोदय से जिन्होंने ये कृत किया है जी, कि पहले ये समाजवादी पार्टी की पहचान थी, इनको कृपया करके बीजेपी से इस्तीफा देके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इन जैसे नेताओं का राज ये है कि इन पर विभिन्न धाराओं में इनको बंद कर दिया जाए, जिससे कि इनको समझ में आए कि इस प्रकार की कार्रवाई का क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, शुक्रिया संजय जी राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होते। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी प्रतिक्रिया भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े गौरव जी, उनका भी ये सवाल है कि ऐसी जो छवि रही है वो समाजवादी पार्टी की रही है, और इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर कहा जाता था कि यहाँ पर गुंडागर्दी की पार्टी है समाजवादी पार्टी, अक्सर ये सुनने में आता था, ऐसे स्लोगन सुनने में आते थे। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। जब इनकी कमियां सामने आती है, विपक्ष को घेरने की कोशिश कर लेते हैं। कभी इनके मंत्री के बेटे किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो कभी इनके मंत्री, इनके नेता लोग देश के जो खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं उनको उत्पीड़न करने का कार्य करते हैं। आज इनके हाथ इतने खुले हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन को भी इन्होंने नहीं बख्शा। आज ये पुलिस प्रशासन का भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और इसी क्रम में पुलिस प्रशासन के द्वारा जल्दीबाजी दिखाते हुए इन्होंने जो एफआईआर लॉन्च की है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं इनको देता हूं। और अब देखता हूं कि एफआईआर लॉन्च तो हो गई, एफआईआर पे क्या एक्शन होएगा और क्या भाजपा सांसद पे एक्शन लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। चलिए, हमारे साथ वारसी जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका। आपसे काफी देर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वारसी जी, सरकार में आपकी पत्नी मंत्री भी हैं और एक अहम जिम्मेदारी भी है, और जो सत्ता पक्ष का रवैया जो निकलकर सामने आ रहा है और उसमें तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्या ये सही है? सत्ता की हनक इस हद तक? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को बोलने का कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि इनके सरकार में उन्नाव में दरोगा को गोली मारी गई। अरे ये सर ये सवाल नहीं है, दाग तुम में भी है, दाग हम में भी है। अगर आप इतने जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही के लिए यहाँ पर अगर बैठे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस घटना को लेकर थोड़ी सी गंभीरता बरतेंगे। उंगली उठाने से बेहतर है अंगुली आप दूसरे पर उठाएं, इससे बेहतर है कि क्या ये सही है। हम जानना चाहते हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, बीजेपी नेताओं की जो दबंगई सामने आई, क्या ये सही है, जायज है आपके हिसाब से? देखिए, हमारी सरकार में पुलिस को पूरी तरह से काम करने का मौका दिया गया। हमारी सरकार में कोई दबाव पुलिस पे नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो मुकदमा ही नहीं लिखे जाते थे। अरे ये बात नहीं हो रही है। आप ये बताइए, ये सही हुआ या गलत हुआ? आप उसके लिए क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? बस भाई, जो गलत है वो गलत है, उसको हम सही कैसे कह देंगे? तो नहीं तो करिए ना। आप भाई, मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई होगी। अब पहले ही आप फैसला कर दे रहे हो, आप भी मजिस्ट्रेट हो गया। एक और बात, चलिए ठीक है, फैसले का इंतजार करेंगे। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या वाकई जो बीजेपी नेता हैं उनके खिलाफ, बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल करना और जो बातचीत है वो इतनी मारपीट में तब्दील हो गई, ये क्या जायज है? ये तरीका है? अरे भाई, आप कुछ कहने का मौका दो तभी तो कहेंगे। बिल्कुल सर, पूरा मौका है आपके पास कहने के लिए। तो मैं कह तो रहा हूँ, जब कह रहा हूँ मुकदमा लिख गया है,
वहाँ क्या परिस्थितियां थी, तो वहाँ अगर हम लोग होते तो बताते। अब मुकदमा लिखा है, मुकदमा में जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, उसका एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन हमारा तो केवल आप सारी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप योग दिवस तो मनाएंगे, राज शर्मा जी आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। बस एक छोटा सा सवाल है वारसी जी, अगर जो कार्रवाई, ठीक है कानूनी प्रक्रिया है, मुकदमा दर्ज हो गया है, जांच पड़ताल होगी, कार्रवाई होगी, जो भी बिंदु निकलकर सामने आएंगे, लेकिन क्या कानूनी पहलू इन बीजेपी नेताओं को पता नहीं थे? अगर कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासनिक अमला अपना काम कर रहा था, तो वहां पर घुसकर इस तरीके से मारपीट करने की क्या जरूरत थी? देखिए, एक तरफ का पक्ष देख करके आप कोई फैसला तो नहीं कर सकती हैं। ये एक तरफा बात नहीं है, ये कानून के दायरे की बात है। चलिए वारसी जी आपके पास वापस आएंगे, आप सोच लीजिएगा और जवाब दीजिएगा इस बात का, क्योंकि सोर का जहां पर ओडिशा पर हृदय विदारक घटना हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे थे, अस्पताल पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। उड़ीसा के बालासोर की जो घटना रही, दुर्घटनाग्रस्त में कितने 261 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचे, जो मृतक हैं, मृतक के परिजनों से मुलाकात, जो अस्पताल में जो घायल थे, जो भर्ती हैं, उनसे मुलाकात और हाल चाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। और रेलवे प्रशासन की भी शक्ति का भी जिक्र, और साथ ही जो ट्रैक बाधित हुए उन्हें रिस्टोर करने की कवायद, ताकि यातायात सुचारू हो सके। जनहित में वापस लौटेंगे, हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका भी रुख कर लेते हैं, आपकी प्रतिक्रिया भी इस मसले पर बेहद अहम हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने दबंगई दिखाई और खाकी की धुनाई कर दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी का बयान चलाया है, तो मैं उड़ीसा के जो भी मृतक हैं उनके परिवारजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और मैं मांग करूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो भी मृतक हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और जो भी मुख्य रूप से घायल हैं उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने का काम करें। और रेल मंत्री से इस्तीफा की मैं मांग करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग क्रेडिट लेने के लिए खड़े रहते हैं, आज 300 से अधिक जानें चली गई हैं, और इसके ऊपर ये इन्होंने एक शब्द नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने रेलवे सुरक्षा के ऊपर। ये कवच करके एक योजना का श्रेय लेने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी सबसे आगे आए थे। नहीं, उन्होंने कहा कि जो अव्यवस्थाएं हुई हैं, जिन अव्यवस्थाओं के जरिए ये इतनी बड़ी घटना हुई, तो इनसे एक सीख लेने की जरूरत है। तो ये एक्सेप्ट करना हुआ कि गलती हुई, गलती से ही इंसान सीखता है।
नहीं तो आप गलती से सीखने की जरूरत नहीं है। किसी की इंसान की जिंदगी लेने के बाद आपको सीखने की जरूरत नहीं, उससे पहले आपको सीखने की जरूरत है। जब आप सेंट्रल विस्टा पे 20,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं तो कम से कम देश के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो मुख्य रूप से जहां पे बड़े ट्रैवल हो रहे हैं, जहां पे ट्रेन रेलवे जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट हैं, ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा का पहले ध्यान करना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल विस्टा ऐसा प्रोजेक्ट तो बाद में भी बन सकता था। तो ठीक बात, क्योंकि आपकी कारण बात क्या से है कि इत्तेफाक हमारे रखते आपके हैं, लिए क्योंकि पिछले अगर कुछ देखा जाए या ये कहा जाए घटनाओं का जिक्र करें तो बहुत, लेकिन ये सबसे बड़ी घटना थी जो कल घटी। रोहित जी, इस घटना को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगा। और ये हमारे आपके लिए एक नंबर हो सकता है कि 300 325 ये नंबर हो सकता है, परंतु हर नंबर के पीछे एक परिवार है और एक परिवार बर्बाद हो जाता है जब उसके परिवार से कोई व्यक्ति चला जाता है। दूसरी चीज, जब मैं आपके अब इस मुद्दे पे आना चाहूंगा, करंट मुद्दे पे जो आप चर्चा कर रही हैं, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानता हूं, परंतु मैं जो समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पुलिस वालों को मारा गया है और ये बेहद निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं खुलेआम और इनके ऊपर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से पूरा इनको संरक्षण रहता है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इनकी जो भी इनकी ये कृत्य हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हमने देखा था किस तरीके से अमेठी के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का हिस्ट्री शीटर जिसको टिकट दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो थाने में किस रुआब से अंदर गया था और जिसने विधायक के साथ गाली गलौज की थी और मारपीट भी करने का काम किया, बाद में पीड़ित के ऊपर ही एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये बेलगाम होते चले जा रहे हैं और योगी जी का बुलडोजर पता नहीं क्यों इनकी तरफ नहीं घूम पाता है। आप देखिए, सारे बलात्कारी, सारे इस तरीके के लोग भारतीय जनता पार्टी में क्यों पाए जा रहे हैं? आप देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह का केस देख लीजिए, महिला बेटियां बैठी हुई हैं, आज आंदोलन करना पड़ रहा है उनको रोड पे घसीटा जा रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तक हैं ये। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा रहा है कि बिल्कुल, मुझे लगता है यही वजह है कि अब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो डिबेट में बैठने को तैयार नहीं है, कि शायद उनके पास अब शब्द नहीं बचे हैं। जवाब दे ही तो है, लेकिन वो जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो एक तरीके से किरकिरी हो रही है, इसमें अब उनके पास शब्द ही नहीं बचे हैं कि आखिर हम अपनी सफाई में कहें तो क्या कहें, और डिबेट छोड़कर चले जाते हैं। एक बार अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अभय कटियार जुड़े हुए हैं, कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। अभय, ये जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी क्या कुछ इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया है? अनम्यूट करिएगा। अभय, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं मिल पा रही। जी, आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं जी। आपको बता दें कि कन्नौज के पूर्व विधायक हैं अनिल दोरे जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे लगातार बात हो रही है। और जो कन्नौज में खाकी के ऊपर जो खादी भारी पड़ गई, उस पे कन्नौज के पूर्व विधायक जी का क्या कहना है, आइए आप। विधायक जी, ये जो खादी है और खाकी, इन दोनों का जो बहुत अच्छा मेल है और कन्नौज के अंदर खाकी पिट रही है खादी से, इस पे क्या कहेंगे? ये देखें तो इतनी गलत और निंदनीय घटना है, जितने भी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। और जिस तरह से ये पहली घटना नहीं है। यहाँ के सांसद सुब्रत पाठक जी द्वारा कुछ समय पूर्व कन्नौज सदर के तहसीलदार जो दलित समाज से था, उसके घर में घुसकर उसके बच्चों के सामने इतनी पिटाई की, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उसकी एफआईआर लिखी गई, लेकिन प्रशासन और सरकार के दबाव में एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको खत्म कर दिया गया। कल ये दूसरी घटना, पुलिस के साथ जिस तरह से उन्नाव में अपराधी थे, जो ऐसी घटनाएं ना हो अब है, इसको लेकर सवाल पूछिए कि आखिर आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा कि ऐसी घटनाएं ना हो। आगे 2024 का भी रण अभी बाकी है। ये जिस तरह से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। जब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी,
सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। विधायक जी, आपकी पार्टी द्वारा ऐसा क्या किया जाए जो इस तरह की घटना ना हो सके? जो समाजवादी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता हैं, आप हैं या पार्टी के तमाम नेता हैं, ऐसा कुछ क्या करेंगे जो ये घटनाएं जो हो रही हैं ये ऐसी घटना ना हो सके? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हो चाहे कार्यकर्ता, उनका प्रयास रहता है समाज में सौहार्द का वातावरण रहे और सौहार्द बना रहे। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे सरकार का इतना नशा चढ़ा हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी की भी छवि कुछ ऐसी ही रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की छवि को बोलिए, समाजवादी पार्टी की छवि भी ऐसी ही कुछ रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की छवि को भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रमाण देने लगे। यहाँ जिस तरह से पिछले सरकार के आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से काम हुआ, जिस तरह से योजना चली, समाज खुशहाल और संपन्न हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन कामों को रोककर अपराध की सीमा लांघने लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों का करते हैं, तो हम इसकी घोर ठीक है। अब है और सरकार से मांग भी करते हैं कि इस एफआईआर पे इस बार तो कम से कम कार्रवाई हो जाए। पिछली बार जिस तरह से तहसीलदार के साथ घटना हुई उसको सरकार द्वारा रोक दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पुलिस के ऊपर जो घटना हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। जी ठीक है। अब है कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुकदमा तो दर्ज हो गया है। अब कार्रवाई होती भी है या ठंडे बस्ते में चली जाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर तो कानूनी प्रक्रिया ही बदल जाती है, आम और खास में डिवाइड हो जाती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दर्शक भी जुड़ सकते हैं इस मसले को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसी भी खबरें दिखाई जाती हैं कि जो पुलिस है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती। सलीके से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, समाज की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज जो घटनाक्रम सामने आया, हम हकीकत पर बात कर रहे हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, यहां पर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसने जो छापेमारी की और इसके बाद उस शख्स को बरामद भी कर लिया। फिर इसके बाद सत्ता की हनक देखिए, घुसते हैं थाने में और जमकर मारपीट कर देते हैं। राज शर्मा जी, आपके पास आएंगे। ये जो वातावरण और ये जो माहौल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अब 2024 भी दूर नहीं है, इस लिहाज से अगर देखें तो क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? ये एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, जब इन्हें पता है जय श्री राम, वोट इनको दे दो। आहा, मंदिर बनाएंगे, मथुरा में कृष्णा जी का बना देंगे, वोट इन्हें मिल जाएगा। तो ये तो धर्म के नाम पे जनता को अगर बरगलाया जाता है तो जनता की भी तो जिम्मेदारी बनती है। यही तो मैं कहता हूं। और एक और बात, शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिन्हें बोलने की बीमारी है, जिन्हें टीवी में मुंह फाड़ फाड़ के बोलने की बीमारी थी, आज कहां गायब हो रही है? अभी वारसी जी भी भाग गए क्योंकि जवाब है। तो मैंने उनसे एक बात, फिर मेरी कहीं तो देखेंगे, तो मैं कहता हूं अपनी आत्मा की सुनो। धिक्कार कह रही होगी आत्मा। जब वो घर में बैठेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो उनकी आत्मा धिक्कारेगी कि यही अपराध, लड़कियों को सनातन धर्म की सरकार रात के 2 बजे उसका क्रियाक्रम कर दे। सनातन धर्म की सरकार सनातन धर्म की लड़कियों को घसीट घसीट के पुलिस के द्वारा मरवा रही है। पुलिस ऐसी चीज है, अगर पुलिस ना हो तो हम कोई चौराहा नहीं पार कर सकते। पुलिस एक ऐसी चीज है जिसके पास आदमी खुशी में नहीं जाता, जब उसको दुख होता है, जब वो कहीं ना कहीं से तिरस्कारित हो जाता है, तब पुलिस जाती है। अब पुलिस का व्यवहार कहां गलत होता है, कहां सही होता है, ये हम शिकायत करें ना। बिल्कुल। दरोगा जी के ऊपर इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के ऊपर सीईओ है, मारने का अधिकार नहीं है। आप सिविल ड्रेस में किसी के आप हाथ छोड़ दें, लेकिन अगर आपने वर्दी पे हाथ छोड़ा, वो देश की लाट है, अशोक लाट है, और अगर उसको जो मारे, मैं कहता हूं इनको रासुका लगा के बंद कर देना चाहिए। इससे बड़ा तो नहीं है। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, क्या बुलडोजर की चेन टूट गई है? क्या अगर बुलडोजर की चेन टूट गई है तो हम सारे विपक्षी दल मिलकर उन्हें चंदा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी हमारा पैसा कोष वो तो खाली कर दिया है सारे नेताओं ने। हम दे देंगे, चेन सही कर लें और उन्नाव में जाके कम से कम उनके घर में बुलडोजर चला दें, शायद सबको आत्मा को शांति मिलेगी। अभी मैं आप ही के चैनल में देख रहा हूं, सिपाही को बार बार उसके नाखून दिख रहे हैं बॉडी में,
क्या किसी का शर्म नहीं आई? आंखों के आंसू सूख गए? क्या पानी नहीं रहा शरीर में? पानी बिल्कुल सूख गया, जो आप जरा सा नहीं देख पा रहे। योगी जी बहुत महान मुख्यमंत्री हैं। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जब से आए हैं गुंडे भाग गए हैं। अरे गुंडे तो वही है, बस गुंडों ने चोला बदल लिया है, गुंडे भागे नहीं है। ये जो कांड हुआ है, इससे पता चलता है कि कोई भी गुंडा प्रदेश से बाहर नहीं गया, सिर्फ उसने केचुली बदल ली है, जैसे सांप बदलता है। अब ये बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। मारो। और मैं आज ये आपके चैनल से इस उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, आईजी एडीजी लॉ, इन लोगों से करना चाहता हूं कि आत्मसम्मान को जगाइए और उन पर रासुका तामील करिए, जिससे कि कोई मजाकत न कर ये जो पाए। शब्द आपने इस कहा, फांसी पे हाथ आत्मसम्मान की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है, और यहां पर मुझे लगता है आत्मसम्मान के लिए जंतर मंतर में भी आवाज उठी और आत्मसम्मान यहां भी है। लेकिन यहां पर डिफरेंसेस जो निकलकर सामने आते हैं, अगर राह चलता कोई व्यक्ति अगर वर्दीधारी से बदसलूकी कर दे तो मुझे लगता है उसके ऊपर ना जाने कितनी धाराओं में केस दर्ज कर दिए जाएंगे, जेल से बाहर निकलना उसका मुश्किल हो जाएगा। आपके पास आएंगे गौरव जी। और लेकिन यहां पर जब सिचुएशन उल्टी हो जाती है, क्योंकि ये बात तो अक्सर सुनते आए हैं कि शासन जो है वो शासन के दबाव में प्रशासन काम करता है, लेकिन ये दबाव क्या आत्मसम्मान से बड़ा है गौरव जी? फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, फेलियर ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार है। मुझे लगता है शायद इसीलिए इन्होंने कार्यवाही डीजीपी बार बार बनाते आ रहे हैं। इनका तालमेल, इनका समीकरण नहीं बैठ पा रहा उत्तर प्रदेश सरकार से और कानून व्यवस्था से। ये बैठा नहीं पा रहे। लेकिन फेर बदल के बाद भी तो ये तस्वीर सामने आ रही है। फेर बदल हुआ, लेकिन फिर भी स्थितियां कैसी हैं? गुंडे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, उनके हौसले बुलंद है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो चुका है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आज तो ये घटना सामने आई है, बाकी जितने भी गुंडे भारतीय जनता पार्टी में हैं उनके हौसले और ना बुलंद हो जाए, और किसी पुलिस वाले की पिटाई ना हो जाए, और किसी प्रशासन की कानून की हत्या ना हो जाए। यही अगर हमारी सरकार थी तो बड़े बड़े चैनल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो दिखाया करते थे अगर कुछ भी घटना होती थी। आज मैं निवेदन करूंगा, आज कोई चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है योगी जी की फोटो? आज एक सांसद ने उत्तर प्रदेश पुलिस पे हाथ उठाया है, दिखाइए बड़ी बड़ी योगी जी की फोटो कि उनके शासनकाल में ये घटना घटी है। ये है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, ये है उत्तर प्रदेश का प्रशासन। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की भी छवि बहुत उजागर हुई थी और ये कहा जाता था कि हाँ गुंडागर्दी की ये पार्टी है, गुंडा राज हावी है, ऐसा कहा जाता रहा है। और कन्नौज की जो ये घटना है, पूर्व में ये सांसद भी रही डिम्पल यादव, अभी आगे भी आसार क्या कुछ नजर आएंगे वो तो डिपेंड करता है आने वाले दिनों में कि क्या कुछ रहेगा। लेकिन क्या कवायद रहेगी समाजवादी पार्टी की इस माहौल को बदलने के लिए? गौरव जी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डायल 100 दिया था, उसके बाद हमारी सरकार चेंज हो गई। डायल 100 इतना बड़ा इकोसिस्टम हमने दिया ताकि पुलिस हेल्पलाइन अच्छे से चले, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। हम खुद चाहते हैं उत्तर प्रदेश तरक्की और डायल 100 तो आम जनता, ठीक है, आम जनता अगर किसी के साथ कोई वाकया हुआ, कोई हादसा हुआ, उसने डायल 100 में डायल किया, ठीक है, और जब यहाँ पर सुरक्षा करने वाले ही असुरक्षित हो जाते हैं तो इनका क्या? इनको कौन सा नंबर अलॉट किया जाए? गुंडे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, इन पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इनको जेल की सलाखों के पीछे देना चाहिए ताकि और किसी गुंडे के हौसले बुलंद ना हो और हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए। बिल्कुल। रोहित, एक जेल ऐसी बना दो जहां इन्हीं गुंडों को भेजो। सारे इंडिया के जितने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं इनको एक जगह भेजो। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि वो एक इनके लिए पाठशाला लगाए, क्योंकि अब ये बेलगाम हो गए। अब ये प्रधानमंत्री ये भी समझ गए कि प्रधानमंत्री जी भी साल भर में जाने वाले हैं। अब ये प्रधानमंत्री जी की नहीं सुन रहे। और मैं चाहता हूं कि ये लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पाठशाला लगाए और इज्जत की दुहाई दे दें कि भैया थोड़ी इज्जत हमारी बचा लो, जाते जाते एकदम बदतमीजी तो ना हो। तो मेरा तो यही निवेदन है मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ये फोटो फाटू खिंचाना बंद करें और इनकी पाठशाला लगाएं, इनको बताएं कि महिलाओं से कैसे बात करनी है, ठीक है, इनको बताएं कि रोहित जी आपके पास आएंगे। क्या आप भी ये मानते हैं कि क्या वाकई गुंडों ने अब चोला बदल लिया है, जिस तरीके का ये माहौल सामने आ रहा है, या जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया?
नहीं, ये तो हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं। 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो किस तरीके से भाषा की मर्यादा गिरी थी, किस तरीके से राजनीति के अंदर भाषा की मर्यादा निचले स्तर पे पहुंची। उसके बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई तो किस तरीके से पूरी तरीके से जनता, बेटियां असुरक्षित हो गई। आज हम देखते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। सबसे ज्यादा रेप के केसेस, सबसे ज्यादा छेड़खानी के केसेस, महिला अपराध से रिलेटेड केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज हुए हैं। तो हम तो ये देखते हैं कि पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से खत्म होता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक ही काम है, जमीन कब्जा करना। उनके पास एक ही काम है कि लोगों की छिनैती करना, बेटियां छेड़ना। इस तरीके के काम कि भारतीय जनता पार्टी के नेता करते चले आ रहे हैं। आज तो आप देखिए पुलिस वालों को ही मार रहे हैं। आप सोचिए, जिनको सुरक्षा देनी है उन्हीं को मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ऐसी स्थिति में भी अगर सरकार चुप है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर से संरक्षण है, और जहां पे ऊपर से संरक्षण होगा वहां पे बेलगाम होना इनके लिए स्वाभाविक है। वे भाजपा का बुलडोजर कहाँ चला गया? ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमारा बुलडोजर है, हमने तो माफिया राज मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश को। यहाँ तो माफिया पुलिस को ही मार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है आखिर। पुलिस वाले अगर सुरक्षित नहीं है तो जनता, आम जनता क्या सुरक्षित होगी? आज बेटियां जनता मंतर पे बैठ के अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है उनको। जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था वो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं सांसद, और ऐसी स्थिति में उनको भी संरक्षण दिया जा रहा है। उन्नाव के अंदर भी संरक्षण दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक को बचाने का काम किया था। तो ये जो घटनाएं हैं ये दिखा रही हैं कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का राज खत्म हो गया है, पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो गया है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपराध लिप्त है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पाए जाते हैं जहां भी अपराध होता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अवैध कब्जा, अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध वसूली, इन सब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए जाते हैं। अभी कल ही एक भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी विंग है विद्या भारती, उसके एक पदाधिकारी को मुंबई की पुलिस आके गिरफ्तार करके लेके गई है ठगी के आरोप के अंदर। तो आप सौरभ मिश्रा कर उनका नाम है, वो सिटिंग पदाधिकारी थे। तो ऐसी विद्या भारती करके इनकी एक संस्था है जिसको ये बड़ा पाक साहब बताते हैं, और ये बताते हैं कि बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। उसके पदाधिकारी अगर गिरफ्तार किए जा रहे हैं ठगी के आरोप के अंदर, सौरभ मिश्रा, तो आप सोचिए क्या स्थिति हो गई है प्रदेश की, कि प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से कानून का इकबाल ही खत्म हो गया है। बिल्कुल, मर्यादा की बात करने वाले ही अब अमर्यादित हो गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नजर आ रहा है। रोहित जी, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, जरा उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे, फाइनल कमेंट लेंगे। गिरीश शुक्ला जी, अपनी राय साझा कर लीजिए बहुत कम शब्दों में। ये कहना चाहता हूँ कि जब अभी शर्मा जी ने बोला कि जय श्री राम, जय श्री राम वास्तव में कोई धार्मिक नारा है ही नहीं, जनता को भ्रमित कर दिया गया है। ये धार्मिक नारा है नहीं, इसको ठीक से पढ़िए और समझिए। दूसरी मेरी प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी को हमारा संदेश आपके माध्यम से भेजना चाहते हैं कि एक तो वो जितने भी घायल हुए हैं विशेष रूप से, और ये जो मरे हैं आदमी दुर्घटना में, इन सब को गुजारा पेंशन 5 साल के लिए दी जाए। इनके रहने के लिए मकान 1-1 कमरे 2-2 कमरे सुलभ कराए जाएं, और जो अनिवार्य कानून बना के देश में जितने नेता हैं, चाहे कोई भी नेता हो छोटा बड़ा, उसे खादी पहनने के लिए अनिवार्य कानून बना दिया जाए, ताकि महात्मा गांधी उसकी छाती से चपके रहें तो शायद कुछ अपराध कम करें। आजकल नेता तो जीन्स पैंट पहनते हैं, कोई खादी पहनता ही नहीं है। एक भी आदमी खादी नहीं पहनता। ऊपर शराफत के लिए चोली की जरूरत नहीं पड़ती गिरीश जी, शराफत के लिए चोली की जरूरत नहीं है, संस्कार अपने आप बयां करते हैं लिबास को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज शर्मा जी, आपके पास आते हैं, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं। किस तरीके का संदेश जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है सरेराह कोई भी वाकया किसी के भी साथ हो जाता है, और जब सत्ता पर काबिज ऐसे लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, और सुरक्षा करने वाले, अगर हम वर्दीधारियों का जिक्र करें, पुलिसकर्मियों का जिक्र करें, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, तो ये कैसा एक संदेश जाता है समाज में? ये संदेश जो जा रहा है समाज में, पूरे विश्व के समाज में, कि भारत में जो सरकार है वो बेलगाम हो चुकी है, भारत की जनता सहमी हुई है। वहां और देशों में तो प्राइवेट लोग कहीं पे जाके सुरक्षित ना हो, अब तो भारत में वर्दीधारी सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा गंदा संदेश, इससे नीचा संदेश शायद ही कभी गया था, न भूतो न भविष्य, कभी नहीं जाएगा। और मैं एक ही बात कहूंगा,
अब तो होश में आ जाओ। जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता, ये भोली भाली जनता है, मेरे जैसे लोग, इनके बहकावे में ना आइए, इनकी सरकार को गिरा दीजिए। ये 2 ही एमपी में अच्छे हैं, ये पक्ष में आ गए हैं। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, भूखे कुत्ते को रोटी दे दो तो वो रोटी वो खाता कम है, गिराता जाता है। तो वैसी ही हो गए, इन लोगों को नशा चढ़ गया है। स्मैक का नशा कम हो सकता है, गांजे का नशा खत्म हो सकता है, लेकिन जो इनको, क्योंकि अब क्या है, इनके एमपीओ में होड़ लग गई है। अब हर एमपी इनके ब्रिजभूषण बनना चाह रहा है कि यार उसका तो बड़ा नाम हो रहा, प्रधानमंत्री तो उसे कह नहीं रहे। तो अब क्या ये बाहर चल गई है, तो ये यूपी से ही चल रही है इनकी कि अब हम हर कोई ब्रिजभूषण बनेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए और ब्रिजभूषण मत बनाओ। देश की आने वाली संतानें भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और कानूनी प्रक्रिया को लेकर ये कहा जाता है कि कानून अपना कार्य कर रहा है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को भी बाधित करने का जो प्रयास किया जाता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि सत्ता की हनक दिखाने वाले सत्ताधारियों, ये मत भूलो कि सत्ता में आपको बिठाया किसने है, और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर राजनीति करने वाले ही अब अमर्यादित होते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पूरे घटनाक्रम जो है, पुलिस वालों के साथ जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने अभद्रता की, बदसलूकी की, मारपीट की, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अब कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी ये देखना होगा। और इसीलिए ये शासन तक आवाज पहुंचे, इसीलिए जनहित में इस मुद्दे को उठाया गया और इस पर चर्चा की गई है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।